गुड मॉर्निंग जी। लेट्स स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं याद दिला देता हूँ आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपने क्या पढ़ा था? वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सब शेल। ऐसा ही कुछ बताया था मैंने कि अगर एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, एक मिनट, अगर आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। डेफिनेशन ये एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है समझो जरा। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ट्रिक क्या सिखाई थी मैंने आप लोगों को? एटॉमिक नंबर से आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ये जो मैंने आपको लिख के दिखाई है इसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे हम बोलते हैं। तो आपको बड़ी अच्छी ट्रिक सिखाई थी मैंने कि आप सबसे पहले क्या लिख लेना, 4s और 3d लिख लेना। ये जो आगे वाला नंबर है 4s के ऊपर चला जाएगा, पीछे वाला नंबर है 3d के ऊपर चला जाएगा। आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके तैयार। स्कैंडियम के बाद कौन आता है? वेनेडियम। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 22। अगर आपको इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आगे वाला नंबर इसके ऊपर, पीछे वाला नंबर, तरीका है। अब आप मुझे देख के बताओ आखिरी शेल कौन सी है यहाँ पे? आखिरी शेल कौन सी है देख के बताओ। पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, फोर्थ है मेरे भाई। ये जो आपने बोला सर तीसरी है, ये आपका अहूबॉ प्रिंसिपल है। ये शेल की प्लेसिंग नहीं है, ये अहूबॉ प्रिंसिपल है। और अहूबॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप इलेक्ट्रॉन को जब भी फिल करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करोगे। तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग सारी सबशेल प्लेस्ड है। बट फोर्थ शेल इज द लास्ट सबशेल। आई मीन फोर्थ शेल इज द लास्ट शेल, 4s इज द लास्ट सबशेल। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कायदे से इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में जा रहा है, आखिरी वाली शेल में जा रहा है या आखिरी वाली से पहली वाली शेल में जा रहा है? आखिरी से पहली वाली में जा रहा है। आखिरी जो चौथी है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d में जा रहा है ना। मैं सारा कुछ आखिरी बात कर रहा हूँ अभी। आखिरी शेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्कैंडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 21वां इलेक्ट्रॉन है, और 21वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3d में, और 3d आखिरी शेल नहीं है। 3d तो आखिरी वाली से पहली वाली शेल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है आखिरी वाली शेल से पहली वाली शेल, ठीक है ना। ये क्लियर, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है। बोलो। अबे मेरे भाई, तो मैं भी तो अहूबॉ प्रिंसिपल को कहाँ वायलेट कर रहा हूँ? मैंने क्या बोला? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है? आखिरी वाली से पहली वाली शेल। आखिरी चौथी शेल है, आखिरी वाली शेल से पहली वाली शेल तीसरी शेल है, तो उसी में तो जा रहा है 21वां इलेक्ट्रॉन। और मैं डेफिनेशन भी यही बोल रहा हूँ। तो ये कहना कि इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, ये रॉन्ग होगा। प्रिसाइजली डेफिनेशन क्या होगी, करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द एलिमेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट डी सबशेल टू बी प्रिसाइज। आया समझ में? लिखो डेफिनेशन। एक मिनट। इसमें आप लिखो फटाफट से, लिखो एलिमेंट्स इन विच। लिख रखा है क्या आप लोगों ने? चलो आगे लिख रखा है ना। पेनल्टीमेट वहां वर्ड यूज हो रहा है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी थी मैंने आपको, ग्रुप भी बता दिया था,
मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ये भी बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है। और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डी सबशेल क्या होनी चाहिए? पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सबके सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि डी सबशेल आपकी पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। अब सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है बड़ी ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? 3-4 कैरेक्टरिस्टिक तो आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यू कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेलिएबल, पहला पॉइंट। डक्टाइल, दूसरा पॉइंट। जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये सब तो आपने तभी पढ़ लिया था। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। अरे कॉपर उठा लो, आप कॉपर उठा लो, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? कॉपर की वायर कंडक्ट नहीं करती? रेडिश ब्राउन कलर की वायर होती है, कंडक्ट करती है। क्या वो हीट नहीं कंडक्ट करता? यस, आयरन हीट नहीं कंडक्ट करता। 4 प्रॉपर्टी तो आपने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ ली थी। ठीक है, आगे सुनो। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आयरन के बारे में बात करूं, तो आयरन +2 भी शो करता है एंड आयरन +3 भी शो करता है। तो एक ही एलिमेंट प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक ही एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो गए पॉइंट? बड़े सिंपल से पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड इन नेचर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी, K2Cr2O7। आप मुझे बताओ यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है कहीं? नहीं है। अबे भाई पाप लगेगा। क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट है? क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम है, ऑरेंज कलर का होता है, नहीं होता? KMnO4 बताओ, इधर कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है? Mn, पर्पल कलर का होता है ना? अरे बोलो। और बताओ कॉपर सल्फेट, कॉपर है यहाँ पे? ब्लू कलर का होता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड इन नेचर होते हैं। हाँ, मेटल, इसमें सारे मेटल मिलेंगे आपको। पी ब्लॉक के अंदर आपको मिलेंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। नॉन मेटल का अमाउंट ज्यादा होगा। एस ब्लॉक के अंदर सॉफ्ट मेटल्स मिलेंगे और डी ब्लॉक के अंदर भी सारे मेटल्स है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स है, कोई नॉन मेटल्स नहीं है। ठीक है जी, ये कहानी समझ में आई? अगला पॉइंट सुनो। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ऑल्टर करने का मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना? तो कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो आपने 10th में पढ़ा था, इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या मिल जाएगा आपको? CH3 और CH3। तो यही तो बताना चाह रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके या ट्रांजिशन एलिमेंट्स से कंपाउंड्स आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके या यू कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है पहले आप ये समझो। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, इसको डिटेल में ना बाद में डिस्कस करना है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करना है। समझाने की भी कोशिश करूंगा, कुछ खास समझ नहीं आएगा आपको इस वक्त, बट बताना जरूरी है ये पॉइंट कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स। आपके सामने मैंने 2 कंपाउंड्स लिखे हैं, सिंपल शब्दों में समझो। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इससे उधार मांगेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं पूरा,
उदाहरण का बोलेगा भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तूने दिखाए हैं ना मेरे को चिढ़ाने के लिए, इसको सेंटर में रख दे। BF3 बोलेगा NH3 को कि NH3 भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना जो तू दिखा रहा है मेरे को, चमका रहा है, इसको भाई सेंटर में रख दे यार, मैं भी यूज कर लूंगा, तेरे तो है ही यार, मेरे भी काम आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर है और ये खाली पड़े हुए थे, तो इनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर सेंटर में आ गया भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो है इसी के, सेंटर में रख दिए हैं, अब ये भी यूज करेगा, इसका काम तो चल ही रहा था। तो मुझे बताओ लोन पेयर किसने दिए? NH3 ने दिए। किसको दिए? तो एरो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है ना इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आया समझ में? अबे ये नहीं समझ आया तुमको? ये लोन पेयर समझ में आ गया? अरे भाई ऑक्टेट समझते हो? ऑक्टेट शर्म आनी चाहिए, 9th में पढ़ा होगा ऑक्टेट। ऑक्टेट कब बोला जाता है? जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा, कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन तू सेंटर में रख दे, मैं भी इस्तेमाल कर लूंगा, तू तो काम चला ही रहा है, तेरा तो बढ़िया काम चल रहा है। तो ये सेंटर में आ गया। किसने दिए? इसने दिए। किसको दिए? इसको दिए। तो जिसने दिए वहां टेल, जिसको दिए वहां हेड। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मैं क्या समझने वाला नहीं था। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चलो अब लिखना शुरू करते हैं। चिन्नी चिन्नी चीजें पूछते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखो। दे आर हार्ड, they are hard, malleable, they are hard, malleable and ductile। malleable और ductile का मतलब आप लोगों को पता है। malleable किसे बोलते हैं? हाँ, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको शीट्स में कन्वर्ट कर दो। डक्टाइल किसे बोलते हैं? एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है आप उसे वायर्स में कन्वर्ट कर दो। तो दे आर हार्ड कॉमा malleable एंड डक्टाइल। मेटल्स, ये एक ही पॉइंट है। मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला पॉइंट लिखो। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. है ना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट लिखो। They show variable oxidation states. They show variable oxidation states. They show variable oxidation states. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया होगा आपने। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया होगा आपने। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। Their compounds are generally colored and paramagnetic. Paramagnetic नया वर्ड आ गया, इसे बता देते हैं। Their compounds are generally colored and paramagnetic. Paramagnetic को समझते हैं एक बारी। इसी एग्जाम्पल को पिक कर लेते हैं, स्कैंडियम वाले को। भाई ये वाली शेल फुल्ली फिल्ड है, बोलो। तो अगर मैं 1s ऑर्बिटल इसके नीचे ही ड्रॉ करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे होंगे। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? मतलब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है?
नहीं ना, पेयर में नजर आ रहे हैं ना, तो इधर भी पेयर्ड होंगे, इधर भी पेयर्ड होंगे, इधर भी पेयर्ड होंगे, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, सही है। इधर आ जाओ, लास्ट सबशेल देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, 3D को यहां लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, देख के बताओ पेयर्ड है अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है। ऐसे कंपाउंड जिसमें लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अनपेयर्ड हो पैरामैग्नेटिक, लास्ट सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। पहला पॉइंट, ये तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है, होता क्या है, आइडेंटिफाई करना सिखाया है, होता क्या है। आपको अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी तो स्टार्ट करा है, जस्ट 15 मिनट हुए होंगे। तो मैं जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं आपको MBs में, GBs में, वो यहां जाके स्टोर हो रहा है ना। 1.5-2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद का सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। 1.5-2 घंटे बाद क्या होगा, आपका जो ये हार्ड डिस्क है ये भर जाएगा, करप्ट नहीं होगा, भर जाएगा। मैं कितना भी डेटा आपकी तरफ भेजूंगा, मैं कितना भी अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, गंदा तो चलो दूर की बात है, फिलहाल अच्छी की बात कर लेते, कितना भी अच्छा मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। होगा क्या, मैं जो भी डेटा आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ वो डेटा आपके पास ऐसे आएगा, ये डेटा आपके पास ऐसे आएगा और ऐसे ऊपर से ऐसे करके निकल जाएगा, है ना। वो भाई आ भी गए हमारे पास, ये रहा इस भाई का ब्रेन, ये डेटा आ रहा है, फुल स्पीड से आ रहा है, बट भर चुका है इसका हार्ड डिस्क, ऐसे निकल जाएगा ऊपर से, बिल्कुल छूते हुए ऐसे, बिल्कुल पास से ऐसे, और ऐसे करके वापस निकल जाएगा, ठीक है जी। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं उसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये है आपका सब्सटेंस, ये आ रही मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड साइड से निकल जाएगी, ठीक है, इसमें से पेनिट्रेट करके नहीं निकलेगी। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। तो पहले आप क्या लिखा आप लोगों ने, देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने आइडेंटिफाई करना सिखा दिया है, इसमें आप लिख लो, इफ लास्ट सबशेल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ लास्ट, इसी का पॉइंट थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, इफ लास्ट सबशेल कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, if last subshell contains unpaired electron, then the species will be paramagnetic, then the species will be paramagnetic, then the species will be paramagnetic, and if the last subshell contains paired electron, and if the last subshell contain paired electron, and if the last subshell contains paired electron, then the species will be diamagnetic। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अभी आप लोगों का ब्रेन पैरामैग्नेटिक है, 1.5-2 घंटे बाद डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड मैं रिलीज कर रहा हूं, ठीक है जी। अब उसके बाद लिख लो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, external magnetic field. Paramagnetic substances are those substances which are attracted by external magnetic field. अबे पैरा लिखो ना पहले, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट लाइन से लिखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, 2 मिनट का रेस्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आप लिखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस
which repel external magnetic field. Diamagnetic substances are those substances which repel external magnetic field. Repel external magnetic field. Those substances which repel external magnetic field. अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, दाएं बाएं से निकल जाती है हमारी। मैं पैरामैग्नेटिक में पेनिट्रेट कर रहा था, डायमैग्नेटिक में नहीं कर रहा। ठीक है जी, आगे सुनो। Diamagnetic substances are those substances which are repelled by the external magnetic field. Paramagnetic substances are those substances which are attracted by the external magnetic field. ठीक है जी, अब सुनो जरा आगे। एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, याद आ रहा है? धुंधला धुंधला कुछ। एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बीच में। पहला पॉइंट, हाँ बीच में होगी, एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करेगी। ऐसा होता है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत बड़े होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में। तो क्योंकि एलिमेंट बड़े थे एस ब्लॉक एलिमेंट के, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। पी ब्लॉक एलिमेंट छोटे थे, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। डी ब्लॉक एलिमेंट बेचारे बीच में, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अबे मैंने एस बड़ा ही बोला है, अभी आपने बोला एस छोटे होते हैं। एस मैंने बड़ा ही बोला है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बड़ा ही बोला था ना। ए मारो घुसा एक मुंह पर। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम बताई थी, साइज ज्यादा बताया था। पी ब्लॉक एलिमेंट छोटे से होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो बीच में है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंटरमीडिएट होगा। 2 पॉइंट हो गए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके अलॉय बनाते हैं। अरे आयरन को आप कार्बन के साथ बना दो, मिला दो, सॉरी, कौन सा बनेगा अलॉय? आयरन को कार्बन के साथ स्टील आयरन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। गोल्ड में आप कॉपर मिला दो, एलॉय है ना, गोल्ड आपका थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। और सुनो आप, जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? मरकरी तो नहीं है। अबे जिंक भी नहीं है, कैडमियम भी नहीं है, उसकी शेल फुल्ली फिल्ड है। Zn 4s2 3d10 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर शेल्स आर फुल्ली फिल्ड। बट इनको किसके साथ रखा गया है? बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा गया है। ठंड रखो 2 मिनट। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। बट आप सोचो ना कि बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ क्यों रखा गया, उसको अलग क्यों नहीं करा गया? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच होती है। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ये भी शो करता है। ठीक है जी, अब बोलो भाई। मेरे भाई मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, तो ये 2 दिन क्लास क्या नहीं आया है, केमिस्ट्री भूलभाल के बराबर कर दी इसने। इनको जाना था, ये इनको पिकनिक जाना था, जब यमुना भरी हुई थी तो ये तैर के गए थे, क्योंकि पिकनिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कहते कुछ भी हो जाए मैं पिकनिक तो जाऊंगा, चाहे मुझे बोट से जाना पड़े, तैर के जाना पड़े। ठीक है। ये खाना देने गए थे, भले का काम करने गए थे, भले की मुझे एक भी वीडियो नज़र नहीं आई इनकी। भला करते हुए इसने एक भी रील नहीं डाली, सेल्फी लेते हुए रील डाल रहा है, और वो कोलाज बनाकर। चलो आगे बढ़, अब ये पॉइंट्स भी लिख लो जरा, बात करते हैं। ये लिखो, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करते हैं। Their ionization enthalpies are between S and P block elements. आगे लिखो, अगला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म alloys. Most of the transition elements forms alloys. Most of the transition elements
फॉर्म्स एलॉयज। नेक्स्ट लाइन से लिखो। हाँ अगला पॉइंट, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। कैडमियम मरकरी याद करने का तरीका बताया तो था, जीनी कनाडा होगा या कैलिफोर्निया। ये क्या है? जीनी कावड़, जीनी कनाडा होगा या कावड़ ये कह रहा था ये। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। भाई इसका लैटिन नेम होता है और एक होता है इंग्लिश नेम। जहां पे आपको नाम एलिमेंट्स के सिंबल सेम सेम सा नजर ना आए ना, मतलब लगे यार ये क्या अलग से है, मतलब मरकरी तो एम से होता है स्टार्ट, यहाँ पे हम एच से ले रहे हो तो लैटिन नेम से निकल कर आया हुआ है 9th क्लास, जिसमें आपने ग्रुप बना के छोड़ दिया था। नहीं करने, आपको ये याद रखने हैं बस। लिखो जिंक, कैडमियम, मरकरी विच हैव, जिंक, कैडमियम, मरकरी विच हैव n-1 d10, n-1 d10। समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? n-1 d फिर ऊपर 10, NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जिंक, कैडमियम, मरकरी which have n-1 d10 NH2 electronic configuration do not show most of the properties of transition elements, do not show most of the properties of transition elements। हाँ बताया तो था, कुछ ही शो करता है। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, लिखो। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स सच एज, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स सच एज वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सारे बोल दिए मैंने एलिमेंट स्कैंडियम को छोड़ के, स्कैंडियम टाइटेनियम को छोड़ के, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा and their compounds are used in catalyst, सही है जी। एक बार कॉपी दिखा दो भाई मुझे। मैंने आपको वो नहीं बताया था ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज नहीं बताया ना। चलो देखो, थोड़ा बोर्ड क्लीन करते हैं फिर बात करते हैं। लिख लेते तो बढ़िया है, नहीं लिखेंगे तो थोड़ा कम बढ़िया होगा। अब तो बिठा दिया, इतनी देर से पढ़ा हुआ, यूट्यूब वाले लिख लेंगे। चलो आगे देखो जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है, 1-2 पॉइंट और ऐड कराने हैं। एक ग्रुप आपको सिखाया था मैंने, कौन सा वाला? स्कैंडियम वाला। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, स्कूटी, यामाहा, ला, एक्टिवा। एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं इसका एक बारी। इसका क्या मैजिक नंबर बताया था मैंने? एटॉमिक नंबर बताओ यट्रियम का, लैंथनम का, एक्टिनियम का। अबे तुम वहां से देख के बता रहे हो, मुझे लगा कॉपी से देख के बता रहे हो। ठीक है, एक बारी ये हो गया, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 3 है भाई आपका। ग्रुप 12 जीनी, कनाडा होगा या कैलिफोर्निया। ठीक है, इधर जो मैजिक नंबर होगा 18, 32, 32, यहां अलग था वहां अलग है भाई साहब। यहां पे 14 एलिमेंट का गड़बड़ हो रहा था, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, तो फॉलो करोगे होगा ही नहीं। यहां तक हो जाएगा फॉलो, यहां तक हो जाएगा, नीचे वाले में नहीं होता है, नहीं होगा, देख लेना करके आप। ठीक है ना, अगर आप जीनी कनाडा होगा इसको यूज करके जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था उससे हो जाएगा। बट जैसे आप कॉपरनीशियम को घुसा दोगे यहाँ पे, जो सीखना तो है ही भाई,
तो बदल रही थी चीज़ें। इसको मैंने खुद पर्सनली चेक करा था, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई करा। तो ये आपने ध्यान रखना है किस किस के लिए मैचिंग नंबर एप्लीकेबल होगा। 4 से लेके 12 तक, 3 के लिए अलग है, 4 से लेके 12 तक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। जिंक का क्या होता है 30, 30 के अंदर आप ऐड कर दो 18, कितना आ गया 48। कैडमियम 48, 48 के अंदर आप ऐड कर दो 32, 80 आ गया। मैच करते रहना भाई वहां से। और 80 में आप ऐड कर दो 32, 112, ठीक है ना। मैच कर लिया हमने, ये एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने सारे के सारे, सही है। एक और ग्रुप लिखना पड़ेगा हमको भाई। तीसरे के पास कौन सा ग्रुप आ रहा था, चौथा। टी जरा हाफ रहने दे, हाँ रोडियम लिख दिया था, रहने दे। टी जरा हाफ रहने दे, फुल मत कर, मैं मुझे आधी ही पीनी है, ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, रदरफोर्डियम, रुदर नहीं रुदरफोर्डियम तुम अभी बोल रहे हो, कल को रुद्रपुर बोलने लग जाओगे। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, रदरफोर्डियम, एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेना, सिंबल 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है जी। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इधर जो मैचिंग नंबर होगा यही होगा, 18, 32, 32। तो इधर आ रहा है 22, 22 में 18 ऐड करोगे 40। अब आप सोचोगे 57 का 58 लिखो, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है जी। इधर आ रहा है आपका 72, ठीक है। और इधर आ रहा है आपका 72 + 32, 104। ये तो वही वाला एलिमेंट है ना जिसमें कंट्रोवर्सी हो रखी थी, 104 वाले पे तो हो रखी थी। अमेरिकन वाले बोल रहे थे हमने डिस्कवर करा भाई रदरफोर्डियम, सोवियत वाले बोल रहे थे चल निकल यहाँ से, चल झूठे, हमने डिस्कवर करा है कुर्चातोवियम। ये वही वाला है, कुर्चातोवियम Ku, रदरफोर्डियम Rf, यही हुआ था ना। ये क्यों लिखा मैं बताता हूं आपको। अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सही है। 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सही है भाई। अरे बोलो ना, अरे आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D सबशेल में एंटर करो 3D सीरीज, और यू कैन से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज कहां से कहां तक होती है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है, इसलिए लिखवाया मैंने ये। अब इतना रटो, देखो प्रैक्टिस के साथ चीजें रटी जाती है, प्रैक्टिस करते रहोगे बाबा तो रटी जाती है। अभी मैंने आपको छोटी ट्रिक लिखवा दी, 3, 4, 12 लिख दिए मैंने ग्रुप, अभी पता लग जाएगा चौथा क्यों लिखा है मैंने। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपका 3D सीरीज है, ठीक है जी। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में एंटर करता है तो 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सही है। कहां से कहां तक हो, यट्रियम से लेके कैडमियम तक, यट्रियम 39, कैडमियम 48, सही है। अगर लास्ट, बेटा वहां मत देखो, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबशेल में एंटर करेगा तो 5D सीरीज, और बोले तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कहां से कहां तक होगा बताओ फटाफट से, गोली की स्पीड से। यहां से लेके ना 57 से लेके कहां तक, 80 तक, है ना। अरे बोलो भाई, गलत है। एक बात बताओ, बीच में गायब हो गए ना एलिमेंट, अगर आप 57 से लेके 80 तक बोल दोगे 32 एलिमेंट हो जाएंगे। और ट्रांजिशन हर एक सीरीज के अंदर 10-10 एलिमेंट है, 3D सीरीज के अंदर भी 10 एलिमेंट है, काउंट कर लो आप। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 हो गए एलिमेंट। इधर भी 10 हो गए, बट तुम अगर लिखोगे यहाँ पे 57 से लेके 80 तो 32 हो जाएंगे भाई। और 3D 4D सीरीज के अंदर 32 एलिमेंट नहीं होते, 30 ही और 10 ही होते हैं। तो गलती क्या करी आपने, मिस्टेक ये है यहाँ पे कि आप कैसे लिखोगे, एक तो लेंथनम होगा,
उसके बाद कौन होगा? लैंथनम के बाद होगा आपका हॉफनियम, 72 से लेके मरकरी तक 80। अब 10 हो जाएंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d सबशेल में एंटर करेगा तो 6d सीरीज, या वे बोलो ना, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। एक्टिनोइड से लेकर रुदरफोर्ड। अरे उधर बोलिए, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा ये, अच्छा सॉरी भाई ने, अरे तुम ये थोड़ा सही बोला करो। एक्टीनियम से रुदरफोर्डियम नहीं होगा भाई, एक्टीनियम से रुदरफोर्डियम होगा तो वो बीच में आ जाएंगे आपके कौन? एक्टिनॉइड। रुदरफोर्डियम इसको एक्टिनॉइड से लैंथेनॉइड से प्यार हो गया है। बार बार क्यों बोले जा रहा है? 3-4 बार बोल चुका जब से आया है। 6d सीरीज 4 ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है जी। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? एक्टिनोइड्स, अरे फिर एक्टिनॉइड, अरे ये एक्टीनियम है मेरे भाई। कॉमा रुदरफोर्डियम नहीं, रदरफोर्डियम, रुद्रफोर्डियम, और यहां तक कॉपरनीशियम तक कैलिफोर्निया रखा था मैंने। जीनी कनाडा यहां कर लिया है। जीनी कनाडा होगा या कैलिफोर्निया, सबके अंदर 10-10 एलिमेंट है। अब घुसा कुछ दिमाग में तो ट्रिक्स कितनी हेल्पफुल है। सर ये एक्टिनियम का ठीक है जी। अब इसे कॉपी करो फटाफट से, पॉइंट सारे लिखवा दिए, फिर एफ ब्लॉक हेडिंग डालो। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको इतना तो क्लियर हो चुका है एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं, इतना तो क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, अब सुनो जरा इसकी भी कहानी। ऐसे एलिमेंट जब उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल में एंटर करता है। अब ये क्या है? पेनल्टीमेट शेल किसे बोलते हैं? आखिरी वाली शेल से पहली वाली शेल। पेनल्टीमेट इसे ही बोलता है ना, सेकंड लास्ट शेल। हम बोलते हैं लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल। तो लास्ट शेल आपकी कहने को मतलब फर्स्ट लास्ट शेल होती है ना, सेकंड लास्ट शेल। तो एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है? आखिरी वाले से भी पहली वाली, पहली वाली से भी पहली वाली, मतलब थर्ड लास्ट शेल। अरे जो आपका 3D सीरीज हमने अभी पढ़ा, 4D सीरीज हमने पढ़ा, 5D पढ़ा, 6D पढ़ा, ये सब क्या थी? सेकेंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, मतलब पेनल्टीमेट में जा रहा था। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल में एंटर करता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, अभी लिखवा दूंगा तरीके से, की पॉइंट्स लिखने दो। व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट लिखना नहीं है, तरीके से लिखवाऊंगा मेरे भाई, सुनते नहीं हो क्या आप लोग? एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी, तो एंटी पेनल्टीमेट बना लेते हैं। एनएस आपकी आखिरी, n-1d आखिरी से भी पहली वाली, और n-2f आखिरी वाली से भी पहली वाली। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होंगे? 1 से लेके 14 तक होंगे। इसमें एक्सेप्शन आती है 0 से लेके 2 तक की, और ये फुल्ली फिल्ड होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। हाँ बोलो। अरे ये आखिरी शेल है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आखिरी शेल, n में 1 घटा दो, आखिरी वाली से पहली वाली शेल, n में 2 घटा दो, आखिरी वाली से पहली वाली से भी पहली वाली शेल। ये पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। हाँ, 1 से 14, उसके बाद 0 से 2। अब इधर एक्सेप्शंस आती है ना मेरे भाई, जब आप ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और ये आपका फुली फिल्ड रहेगा। जब आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कई जगह ऐसी अरेंजमेंट्स आती हैं, किसी में 0 मिलेगा, किसी में 1 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, बहस करवा लो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब सुनो आगे। ट्रांजिशन, सॉरी, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकल कर आए हुए हैं। ठीक, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल में एंटर करेगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर करेगा तो उसे हम बोलेंगे 4f सीरीज या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। आया कुछ समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में, भाई इधर 4f होगा 5f होगा, दो ही पॉसिबिलिटी होगी बस। अगर इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में एंटर करेगा तो 4f सीरीज या फर्स्ट इनर बेटा इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इसका दूसरा नाम है लेंथेनॉइड्स, इसका दूसरा नाम है लेंथेनॉइड्स या लेंथेनाइड्स या लेंथेनाइड्स, क्योंकि इनको लेंथेनम के बाद रखा गया है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो लेंथेनम से इसके नाम डिराइव कर दिया। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका 5f सबशेल में एंटर कर रहा है तो क्या कहलाएगा? 5f सीरीज। ठीक है जी। सेकंड, हाँ जी, इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। और दूसरा नाम इसका क्या है? एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स। समझ आया कुछ? अरे बोलो। ठीक है जी। 4f सीरीज और 5f सीरीज के अंदर, दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स। ठीक है जी, समझ आया? दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स के अंदर स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि यूरेनियम से वो डिराइव किए गए हैं, यूरेनियम से बनाए गए हैं, तो मतलब सिंथेटिक एलिमेंट। हाँ, तो सिंथेटिक हो गए, है ना, सिंथेटिक हो गए। आपने पढ़ा होगा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 24 एलिमेंट्स क्या है? सिंथेटिक है। 14 तो गिनवाई दी आपको, 14 कह रहा हूँ। अबे नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक है जी, अलग अलग मेटल्स कंबाइन करवा रहे हो तुम लोग। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इधर से आएंगे ना 90 हो तो उसको 2 45 वाले जोड़ के बनाए गए होंगे, है ना। मतलब हर पॉसिबिलिटी ले लेंगे। अरे हद ही कर दी। न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस यूरेनियम से डिराइव किए गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प ली गई है और उसको यूज़ करके बाकी 11 एलिमेंट बना रखे हैं। तो वो आपके सिंथेटिक एलिमेंट हो गए, क्योंकि वो यूरेनियम से बनाए गए हैं। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। कुछ आया समझ में? अब लिखते हैं, लिखो। हाँ, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आलो हेडिंग, इसमें लिखो एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, elements in which the last electron enters any one of the 7f orbitals, enters any one of the 7f orbitals, enters any one of the 7f orbitals of their respective anti-penultimate shell। जल्दी जल्दी लिखना भाई। of their respective anti-penultimate shells are called, of their respective f orbitals of their respective anti-penultimate shells are called f block elements। I repeat, elements in which the last electron enters any one of the 7f orbitals of their respective anti-penultimate shells are called f block elements। नेक्स्ट लाइन से लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज, ये उतार लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज सामने लिखी हुई है। उतार लिया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज सामने लिखी हुई है n-2 F1 to 14।
N-1D02 और NH2, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखो F block element contains two series, F block elements contains two series। पहला लिखो आप 4F सीरीज, पहला लिखो आप 4F सीरीज और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज containing 14 elements, containing 14 elements from cerium to lutetium, cerium to lutetium। एटॉमिक नंबर आप यहां से निकाल सकते हो 58 to 71, 58 to 71, ठीक है जी। यहां से इजीली निकाल सकते हो, इधर से बस नाम याद हो, तो नाम याद हो बस, सीरियम टू लुटेशियम। नेक्स्ट लाइन से क्या लिखवाया आपको बताना जरा। एफ ब्लॉक कंटेन्स टू ट्रांजिशन सीरीज ना। उसके बाद सेकंड लिखो 5F सीरीज, 5F सीरीज, 5F सीरीज और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, 5F सीरीज और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, 5F सीरीज और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज containing 14 elements, containing 14 elements, containing 14 elements from thorium to lawrencium, 90 to 103, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन से लिखो all actinoids are radioactive, all actinoids are radioactive, LR, सॉरी LR, ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव। उसके बाद लिखो आप इन एक्टिनॉइड सीरीज, इन एक्टिनॉइड सीरीज, अलग लाइन से, इन एक्टिनॉइड सीरीज एक्सेप्ट फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, पहले 3 एलिमेंट्स को छोड़कर, एक्सेप्ट फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, except first 3 elements, comma rest 11 elements, rest 11 elements are synthetic, rest 11 elements are synthetic, rest 11 elements are synthetic। एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर पहले 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो 11 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, कॉमा करके that is transuranic, transuranic, that is transuranic, ब्रैकेट में लिख लो derived from uranium, that is transuranic, ब्रैकेट में लिख लो derived from uranium, that is transuranic, ब्रैकेट में लिख लो derived from uranium, transuranic, ब्रैकेट में लिख लो derived from uranium, ठीक है। तो यूरेनियम से डिराइव किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करते हुए। नेक्स्ट लाइन से लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें ये एक सुन लो, पहले जनरल सुन लो। हैवी मेटल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ये भी बनाते हैं, कलर्ड ये भी होते हैं, इनके कंपाउंड्स भी कलर्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है जी। तो कुछ से लगभग सेम सही है जो आपने, हाँ रेडियो एक्टिव तो वही पॉइंट कंसिडर कर ही लिया है। जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने डी ब्लॉक एलिमेंट की पढ़ी है, ऑलमोस्ट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट की भी होती है। तो फटाफट से लिख लो। पहला लिखो दे आर हैवी मेटल्स, they are heavy metals,
अगला पॉइंट लिख लो, दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला पॉइंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बताया था ना मैंने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, ये भी हमने बताया था। जो जो प्रॉपर्टीज आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ी है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेम है। दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। देखो फिर से वहीं आ गया, दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और इसके बाद अगला पॉइंट लिख लो, मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव। मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव। मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव। ठीक है जी, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक निपट गया। मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइट सीरीज आर रेडियो एक्टिव। हाँ हो बस ठीक। तो आज यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।